एक इंसान जो हर रोज सुबह उठता है और किसी न किसी तरह से मर जाता है, मानो किसी पर्टिकुलर टाइम लूप में फंस गया हो, बिल्कुल एक गेमिंग की तरह जो हर वक्त एक ही एक्शन को अलग अलग तरह से करता है। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म बॉस लेवल और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनाई हुई ये फिल्म है और इसमें रॉय नाम का आदमी इस गेम को खेलने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से हाफ कट के बाद की और हमें दिखाया जाता है गेम का एंट्रेंस फेस, जिसमें रॉय नाम का आदमी इस गेम को खेलने वाला होता है और उसके अपोनेंट में मिस्टर गुड मॉर्निंग को सेट किया जाता है। लेकिन इसके अगले फेस में हमें पता चलता है कि ये रॉय का 139वां अटेम्प्ट होता है। इसका मतलब ये है कि रॉय ने इससे पहले भी पूरे 138 बार इस गेम को खेल चुका है। गेम की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से, जहां रॉय एक लेडी के साथ सोया हुआ होता है और उसे मारने के लिए मिस्टर गुड मॉर्निंग आता है। लड़की की आवाज़ सुनकर रॉय की आंखें खुल जाती है और वो उसे इजीली डॉज करता है, मानो कि सामने वाले के पहले ही हर एक मूवमेंट को वो पहले से ही जानता हो और वो उसे बड़ी आसानी से मारता है। फिर हमें पता चलता है कि वो इस मूव को 140 टाइम कर चुका है और ये सब रॉय खुद बता रहा होता है। मिस्टर गुड मॉर्निंग को वो ज़मीन पर गिरा देता है और वो वॉल के पास जाकर छुप जाता है, क्योंकि सामने से एक हेलीकॉप्टर में से गनमैन आकर रॉय को मारने की कोशिश करने वाला होता है। गनमैन मिस्टर गुड मॉर्निंग को रॉय समझकर उसे गोलियों से भून देता है। उसके बाद रॉय खुद सामने आकर उस चाकू से उस गनमैन को मार गिराता है और इस वजह से गनमैन का गन पर से पूरी तरह से कंट्रोल छूट जाता है और वो गन पूरी तरह से चालू रह जाती है। रॉय उस गोलियों के बीच में से दबंग स्टाइल में चलकर आता है और वो सोफे के नीचे जाकर बैठ जाता है। हाथ में अपनी और अपनी वाइफ की फ़ोटो लेकर वो कहता है कि मेरी भी एक खूबसूरत फैमिली थी, मैं भी अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी वो हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खोकर उस वॉल को ब्रेक करते हुए उसके घर में घुस जाता है और हेलीकॉप्टर का चॉप बराबर रॉय के पास ज़मीन में आकर घुस जाता है। लेकिन रॉय इस एक्शन पे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता, वो उसे भी इजीली डॉज कर देता है। इसका मतलब ये भी एक्शन उसने पूरे 140 टाइम्स कर चुका होता है। उसके बाद वो ऊपर से नीचे सेल्फ लैंडिंग जंप मार देता है, लेकिन इसे भी वो पहले ठीक तरह से नहीं कर पाता था। ये सीखने के लिए उसने पूरे 22 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुका होता है और इसके लिए उसने भारी भरकम दर्दनाक मौत झेल चुका होता है। सेल्फ लैंडिंग करने के बाद वो एक मिस्टर मैन की कार लेकर वो वहाँ से स्पीड में निकलता है, क्योंकि उसके पीछे 2 लेडीज़ उसे मारने के लिए लगे हुए होते हैं। रॉय कहता है, मैं कभी उस लड़की का नाम नहीं जान पाया, क्योंकि अभी तक मैंने उसे कभी हेलो नहीं कहा। वो 2 लड़कियों से बचते बचते उसका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और इस वजह से उसका बस से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। रॉय आगे कहता है, जब मैं 79 अटेम्प्ट कर रहा था तो इसी एक्शन और एक्टिविटी के साथ उठा था, तब मेरी माइनर मिस्टेक की वजह से मेरी मौत हो जाती थी। ज़रा भी कुछ मैं चेंज करने की कोशिश करता था तो मेरी मौत हो जाती थी हर रोज़। वो आगे कहता है, जब मैं 37 अटेम्प्ट में सेल्फ लैंडिंग कर नीचे उतरा तो वो 2 लेडीज़ ने मुझे मार दिया और ऐसे पूरे 14 टाइम्स उसने मुझे मार गिराया। जब मैं 69 अटेम्प्ट में पहुंच गया तो एक खूबसूरत लेडीज़ जिसका नाम गोनियन है उसने मुझे मार दिया और ये नाम रॉय को इसके लिए पता होता है क्योंकि जब भी वो रॉय को मारती है उसे मारने के बाद वो अपना नाम खुद लेती है। आगे वो 88 अटेम्प्ट करता है तो उसे एक बौना आदमी उसके जैकेट में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है और ऐसे ही 93 अटेम्प्ट में उसे उसके ही जैसा दिखने वाला जर्मन आदमी मिल जाता है और वो उसे मार देता है। और यही वो 104 टाइम वो अलग अलग तरह से करता है। वो सभी लोगों को अलग अलग तरह से मार देता है, लेकिन हर रोज़ की तरह गोनियन पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रॉय एक गेम के अंदर है और इस गेम के 2 रूल है। रूल नंबर 1, इस गेम में आगे बढ़ना है तो तुम्हें सामने वाले से बचकर आगे बढ़ना होगा और रूल नंबर 2, इस गेम में तुमको आगे बढ़ना है तो सामने वालों को मारकर तब तुम इस गेम में आगे बढ़ सकते हो। रॉय इस गेम को जितनी बार भी खेलता है उतनी बार वो लोगों को मार देता है या फिर उनसे बचकर वो आगे वाले नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे एक अलग अलग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसे मार देते हैं। लेकिन वो 48 अटेम्प्ट में थोड़ा सा अलग करता है। वो सबसे बचकर टेलीफोन बुक पर जाकर अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, क्योंकि रॉय को पता नहीं होता कि उसके साथ ये बार बार क्यों हो रहा है।
इसलिए वो अपनी वाइफ डॉक्टर जिमा को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी उस कॉल को रिसीव करता है। रॉय जिमा का बॉयफ्रेंड है कर बोलकर उससे अपना इंट्रोडक्स करवाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उस स्लैब एक्सीडेंट में। तभी वहाँ पर वो दो कैरेक्टर आ जाते हैं और उसे बम से उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉय को डाउट आता है और वो सोचता है कि मेरी वाइफ ऐसे नहीं मर सकती, ज़रूर इसे किसी न किसी ने तो मारा होगा, और वो उसके कातिल को ढूंढने की सोचता है। अटेम्प्ट 140 यानी हमारी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर रुक जाती है, लेकिन इस बार वो दो लेडीज़ के बचकर अपना ध्यान सही रख कर सही टाइमिंग के हिसाब से वो बस को भी डॉच करता है और वो आगे बढ़ता है। लेकिन वो दो लेडी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसको फॉलो करते करते उसे गोली मारती है, लेकिन रॉय उसे चकमा देते देते उसे एक मिल में लेकर जाता है और बड़ी चालाकी से उनकी गन अपने हाथ में लेकर उस गाड़ी को उड़ा देता है। वहाँ से सीधे वो एक बार में जाता है और वहाँ उस बारटेंडर से 2 दारू की बोतल लेता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसे मिल जाता है और वो उसे दारू के ऊपर प्रवचन देना शुरू कर देता है, और ये बात रॉय को अच्छी तरह से पता होती है कि वो अब क्या क्या बोलने वाला है। ठीक 11:05 पर वहाँ पर फेमस चाइनीज़ सॉल्ट फाइटर आ जाती है, जो कि सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। बारटेंडर रॉय से कहता है, क्या तुम्हें पता है ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है? रॉय कहता है, हाँ मुझे पता है, 100 टाइम्स पता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉय यहाँ तक 100 टाइम्स तक पहुँच चुका है, बस छोटी मोटी गलती की वजह से वो कभी कभी बीच में भी मारा जाता था। रॉय आगे कहता है, ठीक 12:20 पे ये सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ से निकलेगा, लेकिन इस बार रॉय उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और वो कहना शुरू कर देता है। वो कहता है, पिछले टाइम जब मुझे बुलेट लगी थी तो मेरे सीधे गले के नीचे लगी थी और इस वजह से मुझे मांस का टेस्ट आने लगा था। जब मैं फिर से होश में आया तब मुझे पता चला कि वो मांस का टेस्ट और कोई नहीं, मेरी टंग थी, जो कि उस गोली के फटने की वजह से वो टंग मेल्ट होनी शुरू हो गई थी। और ये मेरी स्टोरी है। और ये सुनने के बाद ऑफिसर और बारटेंडर उसे बेवड़ा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और ठीक 12:47 को बाकी के कैरेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन ये उसका अंत नहीं होता। वो प्लान करने की कोशिश करता है। वो हर रोज़ यहाँ पर आकर इसीलिए मरता है ताकि उसे प्लान करने का मौका मिल सके, क्योंकि सामने एक बड़ी आर्मी है और रॉय के पास टाइम के अलावा कुछ भी नहीं होता। आगे हम रॉय के डेथ के बाद दूसरा दिन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रॉय किसी रिसर्च सेंटर में पहुंच चुका होता है और वहां उसकी वाइफ काम कर रही होती है। वहां वो खुद के लिए काम की तलाश में आया होता है। रॉय अपना रिज्यूम उसके हाथ में देकर कहता है, क्या मेरा यहाँ पर कोई चांस लग सकता है? तभी उसकी वाइफ उसका कपड़े का मेजरमेंट लेना शुरू कर देती है। रॉय अपने पुराने अंदाज में उससे बात करने की कोशिश करता है। रॉय उसे पूछता है कि मुझे यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। तभी उन दोनों की कॉन्वर्सेशन इस कंपनी का मेन मालिक वेंटर और उसका बॉडीगार्ड ब्रेड मॉनिटर के ऊपर देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है। रॉय उसे पूछता है कि ये है क्या, ये किस चीज़ का काम यहाँ पर चलता है। जिमा उसे कहती है, यहाँ पर हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो कि इंसान को पूरी 5 साल तक सुला सके। रॉय पूछता है, तो इसका हम यूज़ क्या करने वाले हैं? जिमा कहती है कि हम इसका इस्तेमाल टाइम और स्पेस को पता लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर तुम ये समझ सकते हो कि इसका अगर मिसयूज़ हुआ तो पूरी पृथ्वी का अंत भी हो सकता है। तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाता है और वो डॉक्टर से ये कहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर किसी को भी आना मना है। रॉय कहता है, मैं यहाँ पर रिज्यूम लेकर आया हूँ काम के सिलसिले में। ब्रेड उसका रिज्यूम लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से ब्रेड जाने के बाद जिमा रॉय से कहती है कि ये खुफिया जानकारी है। दूसरी तरफ कंपनी का मालिक वेंटर उसका रिज्यूम देखता है और उसे ओके कर देता है। आगे वेंटर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे जितना कहा जाए अगर वो उतना ही करे तो ठीक है। अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर कर ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश करे, या फिर हमारे काम में कोई रुकावट बनकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो इसे जान से मार देना। मैं किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। और लैब में जिमा उसके हेयर का सैंपल लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट के ऊपर कुछ तो भेजा था, क्या तुमने देखा? रॉय कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। जिमा कहती है कि तुम्हें मैंने वो 5 दिन पहले भेजा था। और तभी वेंटर उसे कैबिन में बुलाता है। जिमा रॉय से कहती है, मुझे पता नहीं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अलग है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, ज़रा ध्यान देकर सुनो।
तुम कितने होशियार हो या फिर तुम कितने सक्सेसफुल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ है और उसमें तुम्हारी सेल्फिशनेस ये एक बेस्ट क्वालिटीज़ है, इसे तुम्हें बरकरार रखना है। रॉय कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं हर किसी को छोड़ देता हूँ रास्ते पर और वहाँ से भागने लगता हूँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? जिमा कहती है कि एक वक्त था कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, शायद अपने आप से भी ज़्यादा। हमारा बच्चा भी है रॉय, और मैं उस रॉय से बात नहीं कर रही हूँ जो हर दूसरे दिन वो बदल जाता है। और इतना कहते कहते वहाँ पर ब्रेड आ जाता है। तभी जिमा उसे गले लगा लेती है और वो उसके कान में कहती है ओसिरिस ओसिरिस, और वो आगे कहती है कि इस वर्ड को हमेशा याद रखना। उसके बाद ब्रेड जिमा को वेंटर के पास लेकर जाता है। वेंटर उससे पूछता है कि काम कैसे चल रहा है। जिमा कहती है सब कुछ ठीक है, बस छोटी मोटी कमियां है, उसे कंप्लीट करने के बाद हम काम शुरू कर सकते हैं। वेंटर उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं हमारी इस काम की जानकारी बगैर हमसे पूछे तुम किसी के सामने नहीं बता सकती? जिमा कहती है भरोसा रखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी वेंटर उसे एक स्टोरी सुनाता है। वेंटर की स्टोरी सुनने के बाद जिमा उसे कहती है काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद वो उसे बड़ी पोस्ट के लिए ऑफ़र करता है और जिमा इसके लिए हामी भर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेंटर अपने बॉडीगार्ड बेड से कहता है कि इसकी हरकतों पर ज़रा नज़र रखना। उसी शाम रॉय एक बार में लेडीज़ के साथ ड्रिंक करता है और उस लेडीज़ का नाम होता है एलिस। वो एक पेशे से डेंटल होती है। एलिस वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद वो लेडीज़ बारटेंडर उसे कहती है कि आज रात तुम इसे अपने घर लेकर जाओगे। फिर गैब्रिलियंस का नंबर कब आएगा? मेरे ख्याल से शायद दूसरे दिन। दरअसल गैब्रिलियंस उस लेडीज़ बारटेंडर का नाम होता है और इनडायरेक्टली रॉय के साथ वो टाइम स्पेंड करने की बात करती है। तभी जेमा का उसे कॉल आता है। जेमा उसे कहती है कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जल्द से जल्द करनी होगी, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है और तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। रॉय उसे कहता है जिमा मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। जिमा कहती है ये ठीक समय नहीं है कि मैं तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन कोशिश करना ये तुम सब कुछ समझ जाओगे। और इतना बोलते बोलते मॉनिटर पर देखने वाला वेंटर उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जिमा समझ जाती है। वो तुरंत रॉय का हेयर सैंपल लेती है और उसमें से निकला ब्लड ड्रॉप उन दोनों को 2 कंटेनर में रख देती है और वो मशीन के छोटे कैप्सूल में रख कर वो मशीन के पास चली जाती है। दूसरी तरफ रॉय उस लेडीज़ के साथ बेडरूम में फुल मज़े करता है। रॉय कहता है लास्ट नाइट मेरी वाइफ मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसकी बातों को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। आगे 141 अटेम्प्ट शुरू हो जाता है और उसी तरह कमरे में रॉय के साथ उस लेडी चिल्लाती है। रॉय की आंखें खुलती है। मिस्टर गुड मॉर्निंग उसे मारने की कोशिश करता है। रॉय उसे डॉच करता है और उसे मार गिराता है और वो वॉल के पास चला जाता है, लेकिन इस बार वो जिमा ने दी बुक को वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो हेलीकॉप्टर के सामने आ जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। बुक के आखिरी पेज पे रॉय के लिए उसने कुछ मैसेज छोड़ा हुआ होता है और उसे पढ़ते पढ़ते वो गनमैन के सामने आ जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी बार फिर से गेम शुरू होता है, लेकिन इस बार वो बुक लेकर ऊपर से जंप कर देता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार ड्राइव करते करते वो बुक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से बस आ जाती है। वो फिर से उसकी एक बार मौत हो जाती है। अटेम्प्ट 143 में सब कुछ वो सही करता है। वो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मारता है, बेडरूम में से जंप करता है, वो कार से उस लेडीज से बचते बचते वो बस को भी डॉच कर देता है और वो आगे बढ़ता है। तभी उस कार में उसे इंजन बूस्टर का प्लग दिख जाता है और उसे वो ऑन कर देता है। इंजन बूस्टर का प्लग ऑन करने से कार की स्पीड बढ़ जाती है और वो हर रोज़ की तरह चाइनीज रेस्टोरेंट का रास्ता भूलकर वो आगे निकल जाता है और वो उस रूट को मिस कर देता है। रॉय कहता है अटेम्प्ट 51 में मैंने ऐसी गलती की थी, मैं दूसरे रास्ते निकल गया। वहाँ पर स्माइली कैरेक्टर ने मेरे पीछे से एक एरो घुसाकर मुझे पूरी रास्ते की और पूरी शहर की सर कराई। 144 अटेम्प्ट में वो बिल्डिंग के बेसमेंट में बने क्लब में चला जाता है। वहाँ वो बुक पढ़ने की कोशिश करता है और उस बुक का नाम होता है एसेंट एंड ओरिसिस। उस बुक में लिखा होता है एसिस और ओरिसिस ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। साथ ही एसिस ये इजिप्ट की मदर भी होती है। जब ओरिस की मौत हो जाती है तब उसके शरीर के 14 हिस्सों में उसके टुकड़े कर दिए थे और उसे अलग अलग जगह पर रख दिए थे, लेकिन इजिप्ट ने मैजिक और स्पेल का यूज़ कर कर सारे टुकड़ों को एक जगह पर लाकर उसे फिर से जोड़ दिया गया था। और ये सब रॉय पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पल्ले ये सब कुछ नहीं आता।
रॉय को यह किताब एकदम फालतू लगती है। तभी उसकी नज़र जॉय पे पड़ती है। जॉय उसी जगह पे चोरी छुपे आया होता है। जॉय रॉय का बेटा होता है, लेकिन जॉय ये बात नहीं जानता। जॉय को सिर्फ इतना पता होता है कि रॉय उसकी मॉम का एक अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि जॉय के बचपन में ही रॉय और उसकी वाइफ दोनों अलग हो गए थे और इस वजह से जॉय को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता। रॉय अपने बेटे जॉय को फॉलो करते करते गेमिंग सेक्शन में पहुंच जाता है। रॉय जिस भी गेम के पास से गुजरता है उसकी गेमिंग स्क्रीन प्रॉपर नहीं चलती। तब रॉय को पता चलता है कि वो भी वहाँ पर गेम खेलने आया है। तभी वो उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका लड़का उससे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रॉय उसे कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और स्कूल कौन जाएगा। तभी जॉय उसे कहता है मैंने स्कूल में बंक मारी। तभी रॉय उसे कहता है ये तो बुरी बात है। जॉय उसे कहता है कि मॉम मुझे गेम खेलने नहीं देती, इसलिए मैं यहाँ पर चोरी छुपे आता हूँ। रॉय अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ से चलो। तभी वो दोनों जन बात करते करते बेसमेंट में से बाहर निकलते हैं। तभी रॉय की नज़र सामने वाले डिस्प्ले वॉच पर गिरती है और उसमें 12:50 हो चुके होते हैं और रॉय आज तक इतना टाइम नहीं जी पाता था। वो समझ जाता है कि उसे कोई ना कोई तो ट्रैक कर रहा है। तभी सामने से बाकी के कैरेक्टर आकर उसे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन मरते मरते वो अपने बेटे से कहता है कि जॉय मैं तुम्हारा पिता हूँ। और वो जॉय का रिएक्शन देखते देखते वो मर जाता है और गेम फिर से एक बार स्टार्ट हो जाता है। रॉय अपनी आंखें खोलता है और सेम एक्शन और एक्टिविटी के साथ वो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मारता है, लेकिन वो मारते मारते उसे पूछता है कि बताओ मेरे अंदर ट्रैकर कहाँ छुपाया है, सालों तुम लोग मुझे ट्रैक कर कर मार रहे हो। और इतना कहते कहते वो उसे गनमैन के सामने फेंक देता है। उसके बाद वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो दारू पीने के बजाय वो बाथरूम में चला जाता है और वो ट्रैकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ट्रैकर नहीं मिलता और वो एक बार फिर से निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते उसे सिक्योरिटी ऑफिसर की आवाज़ आती है और वो ऑफिसर बारटेंडर के साथ में कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंट के ऊपर बात कर रहा होता है। रॉय उसके पास आता है और उसे पूछता है कि अगर किसी को ट्रैकर लगाना हो तो कौन से बॉडी पार्ट में लगाएगा। ऑफिसर उसे कहता है कि वो लगाने वाले पे निर्भर करता है। तब रॉय उसे पूछता है कि अगर तुम्हें लगाना हो तो तुम कहाँ पर लगाओगे। वो कहता है कि मैं मुंह के अंदर दांत में लगाऊंगा। रॉय कहता है कि तुम्हें मेरे मुंह में कोई ट्रैकर दिख रहा है। ऑफिसर उसे कहता है दांत निकालने के बाद मुझे पता चलेगा। तभी रॉय बारटेंडर से कहता है कि मुझे एक बोतल दारू और मुझे एक पकड़ चाहिए। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर एक एक कर दांत निकाल कर उस ऑफिसर को दिखाता है। फाइनली उसे ट्रैकर मिल जाता है। रॉय आगे कुछ बोलता तभी वहाँ पर उसका हमशक्ल आता है और उसे गोली मार देता है। मरने से पहले रॉय को पता चलता है कि ये ट्रैकर उसको किसने लगाया होगा। अब अटेम्प्ट 145 आ जाता है और गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एलिस हर रोज़ की तरह भागने लगती है, लेकिन रॉय उसे पकड़ लेता है और तब उससे पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि इसके पीछे बेड का हाथ है। तभी रॉय पूरा मैटर समझ जाता है। उसे पता चलता है हो ना हो इसके पीछे भी विंटर का हाथ होगा। वहाँ से सीधे वो बाहर जाता है। वहाँ से वो ट्रैकर निकालता है और वो ऐसी सुनसान जगह पे रखता है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। वहाँ पर उस ट्रैकर को फॉलो करते करते एक लेडी आती है। रॉय उसे मार देता है। आगे वो सेम पैटर्न भद्दे से दिखने वाले स्माइली फेस के ऊपर आजमाता है और उसके पीछे वो सेम हुक घुसाकर उसे पूरे शहर की सैर करवाता है। ऐसा करते करते सारे कैरेक्टर को वो एक जगह पे आकर इकट्ठा करता है और उन्हें बम से उड़ा देता है। तभी उन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर के सेलफोन के ऊपर बेड का कॉल आता है। बेड उसे कहता है कि वो लोग कहाँ हैं। रॉय कहता है सारे के सारे बॉम्ब से उड़ गए। तभी ब्लेड उसे कहता है क्या तुम्हें हेडशॉट के बारे में पता है। रॉय कहता है हाँ मुझे पता है और मैं तुम्हें हेडशॉट ही मारूंगा। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहाँ से रॉय बेड को मारने उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ जिमा काम कर रही थी और वो बिल्डिंग के बैक साइड से अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसीलिए वो पार्किंग पॉइंट से वहाँ से अपनी कार को तेज़ भगाता है और उस वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल मजबूत होने के कारण उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और रॉय भी जख्मी हो जाता है। लेकिन सामने से ब्रेट आता है और उसे मार देता है। 146 अटेम्प्ट में वो कार को पहले बिल्डिंग में लैंड कराता है। उसके बाद रॉय वॉल जंप कर अंदर चला जाता है। विंटर के आदमी उस कार के पास जाते ही उस कार के अंदर रखा हुआ बम रॉय ब्लास्ट कर देता है। तभी पीछे से ब्रेड आता है और उसे एक बार फिर से मार देता है। 147 अटेम्प्ट में रॉय 2 का वेट करता है। कुछ दूर जाने के बाद रॉय 2 को मारकर उसकी कार लेता है
और उसका आईडी कार्ड लेकर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। लकीली उसे अंदर एंट्री मिल जाती है और वो लिफ्ट में से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी अंदर का सोल्जर उसे कार्ड पंच करने को कहता है और वो उधर पकड़ा जाता है और वो सोल्जर उसे एक बार फिर से मार देता है। आगे 148 अटेम्प्ट में वो सब कुछ सही करता है। वो लिफ्ट के अंदर जाता है और सोल्जर को भी मार गिराता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आ जाता है बेड उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही रॉय को पता चलता है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, वो खुद को ही सेल्फ शूट कर देता है। 149 अटेम्प्ट में जैसे ही वो लिफ्ट का डोर ओपन करता है, विंटर के सभी आर्मी मिलकर उसे गोली से मार देते हैं। आगे 150 अटेम्प्ट में वो लिफ्ट के अंदर जाता है और सोल्जर को भी मार गिराता है, लेकिन इस बार वो उसी सोल्जर का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है और बाकी के सारे सोल्जर को मारकर फाइनली वो वेंटर के मेन ऑफिस के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसका इंतज़ार गोनियन कर रही होती है। रॉय उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोनियन काफ़ी तेज़ होती है और उसका फिर से एक बार सर धड़ से अलग कर उसे मार गिराती है। आगे 151 अटेम्प्ट में वो गोनियन को गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी रॉय खुद मर जाता है। 152 और 153 अटेम्प्ट में रॉय उसे अलग अलग बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी गोनियन काफ़ी तेज़ होने के कारण उसकी गर्दन काटकर उसे मार देती है। आगे 156 अटेम्प्ट में गोनियन उसे अधमरा कर रख देती है। तभी वहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात विंटर से होती है। विंटर उसे सब कुछ सही बताता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे जिमा को क्यों मारना पड़ा। उसके बाद उसका वो गला काट देता है। रॉय वहाँ पे 3 बातें जानता है। पहली, उसे विंटर को मारना है। दूसरी, उस मशीन का नाम ओसाइरिस स्पिंटर है। और तीसरी, विंटर ये नहीं जानता कि ये मशीन काम करती है। लेकिन रॉय के लिए यह अभी भी पहली जैसी थी, क्योंकि रीमा ने उसे स्पिंटर में क्यों डाला ये उसे पता नहीं होता और इसके लिए वो फिर से एक बार बुक पढ़ने की कोशिश करता है और उसमें कुछ बातों को हाईलाइट किया होता है। रॉय उसी बातों को गौर करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। उसमें ये लिखा होता है, जब ओसाइरिस की मौत हो गई तो उसे 14 हिस्सों में काटा गया और उसे अलग अलग जगह पर रख दिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने मैजिकल स्पेल का यूज़ कर उसे फिर से जिंदा कर दिया और तब से लोग कहते हैं कि वो मौत का देवता बन चुका है। रॉय ये बात को समझ जाता है। रॉय इस खेल में ओसाइरिस है और उसे विंटर को मारने के लिए कई बार मरना होगा और फिर से जिंदा होकर उसे एक बार फिर से रोकना होगा। ओसाइरिस की तरह रॉय भी एक इमॉर्टल हो चुका है, यानी कि मौत का देवता बन चुका है। उसके बाद रॉय खुश हो जाता है क्योंकि जिमा अभी भी उसके ऊपर भरोसा करती थी। उसके बाद फिर से एक बार गेम स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से सीधे बार में चला जाता है और वहाँ चाइनीज सॉल्ट फाइटर से मिलता है। रॉय उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी सॉल्ट फाइट सिखाए, क्योंकि बिना सॉल्ट फाइट सीखे वो गोनियन को नहीं हरा सकता। लेकिन चाइनीज़ फाइटर उसे कहती है कि मैं अगले दिन मॉर्निंग में शंघाई जाने वाली हूँ और मैं एक ही दिन यहाँ पर हूँ। रॉय उसे कहता है कि मुझे एक ही दिन काफ़ी है। उसके बाद 40 अटेम्प्ट तक वो चाइनीज़ सॉल्ट फाइटर से सॉल्ट फाइट सीखता है और एक बार फिर से 200 अटेम्प्ट में वो गोनियन के सामने आ जाता है और वो उसको देखकर अपने हाथ की गन वो नीचे रख देता है। गोनियन उसे कहती है, क्या बात है, लड़ने से पहले ही हथियार नीचे रख रहे हो। रॉय हंसते हुए वहाँ से एक सॉल्ट उठाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते उसे आसानी से मार देता है। तभी सामने से बेड आता है और बेड उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। रॉय उसे कहे अनुसार सिर के बीचों बीच सॉल्ट घुसा देता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद रॉय विंटर से हैंड टू हैंड फाइट करता है। विंटर बंदूक उठाकर रॉय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसके हाथ में सॉल्ट घुसाकर उसे जख्मी कर देता है। रॉय उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विंटर समझ जाता है कि स्पिंटर काम कर रहा है। रॉय कहता है, हाँ ये सच है, स्पिंटर काम कर रहा है और जिमा ने ही मुझे स्पिंटर के अंदर डाला ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं और तुम्हें मार सकूं और ये सब होने से मैं रोक सकूं। विंटर कहता है, तो तुम्हें पता होगा कि स्पिंटर ज़्यादा टाइम काम करने से उसकी मशीन गर्म हो जाएगी और इस वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। रॉय कहता है, पर तुम फिक्र मत करना, ये फिर से एक बार बन जाएगी। तभी विंटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, हम इस प्लैनेट के पहले गॉड बन सकते हैं और हम वो सब होने से रोक सकते हैं जो अब तक हो चुका है, एडॉल्फ हिटलर, 9/11। तब रॉय उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, पास्ट आखिर पास्ट होता है, उसे बदला नहीं जाता और उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए और भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमें पास्ट को देखकर सीखते रहना चाहिए। विंटर उसे कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैमिली वापस आ जाए,
तुम्हारे और जिमा के रिलेशन फिर से एक बार ठीक हो जाए और तुम्हारा बेटा। तब आगे वो कहता है, अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे बेटे के पास कौन है। तब रॉय उसकी गर्दन उड़ा देता है और वो जल्द से जल्द अपने बेटे तक पहुँचने की कोशिश करता है। तभी बदकिस्मती से वहाँ पे उसका बेटा मारा जाता है। रॉय खूब रोता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। रॉय कहता है, आज मैं सच में मर गया। आज मेरे कई सारे टुकड़े हो गए और मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। मैंने विंटर को तो मार दिया पर मैंने अपने रिलेशन को बचा नहीं सका। यहाँ तक मैं अपनी बेटी की जान भी नहीं बचा सका और इस कारण रॉय अपने आप को सज़ा देता है और वो सरेंडर हो जाता है और वहाँ पर सभी कैरेक्टर आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और अगले 10 अटेम्प्ट तक बस अपने आप को वो सज़ा दे रहा होता है। फिर वो सोचता है, क्या ऐसे बिना कुछ किए अपने आप को सज़ा देना क्या ये सही है। रॉय ठान लेता है। वो उसी वक्त मिस्टर गुड मॉर्निंग को मारकर अपने आप को मोटिवेट फील करवाता है और वहाँ से सीधे वो अपने बेटे के पास पहुँच जाता है और वो अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वो उसके साथ गेम खेलता है, उसके साथ वो अच्छी अच्छी बातें करता है। उसके बाद स्प्लिंटर फिर से गर्म होने की वजह से वहाँ पर फिर से दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। 249 अटेम्प्ट में रॉय और उसका बेटा दोनों जन मिलकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। रॉय कहता है, जॉय क्या तुम जानते हो तुम्हारी मॉम क्या काम करती है। बेटा कहता है, ओसाइरिस स्प्लिंटर। रॉय पूछता है, क्या तुम्हें पता था इसके बारे में। जॉय कहता है, नहीं, पर मेरी मॉम कहती थी कि ये हमेशा सीक्रेट रहेगा और ये सीक्रेट है। जॉय आगे कहता है, लेकिन मॉम हमेशा ये कहती थी कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम अपने आप को संभाल लेना और ये कितना अजीब है और इसके ऊपर यकीन करना कितना मुश्किल है। रॉय कहता है, हाँ ये तो सच है। रॉय कहता है, लास्ट नाइट तुम्हारी मॉम। तभी जॉय उनसे कहता है कि मुझे पता है कि लास्ट नाइट मेरी मॉम घर पर नहीं आई थी। वो आगे कहता है, क्या उसका कोई न्यू बॉयफ्रेंड बना है। रॉय कहता है, नहीं। जॉय कहता है, आज सुबह ही मॉम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी फ़ोन पर, लेकिन पता नहीं, लगता है कोई मुसीबत में थी, लेकिन मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस मुझे इतना पता चला कि रॉय को कहना कि मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करे। रॉय उसे पूछता है कि कौन से टाइम पे कॉल आया था। इतना कहते कहते रॉय उसका मोबाइल चेक करता है और उसमें कॉल रिकॉर्ड होता है 7:03 का। तभी फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। रॉय अपने बेटे से कहता है, डरना मत, हम जल्दी मिलेंगे। और अगले ही पल फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है और वो आखिर में विंटर को मार देता है, लेकिन वो जिमा को बचा नहीं पाता। तभी वो वीडियो कैमरा में जिमा की टाइमलाइन देख लेता है और उसमें पता चलता है कि जिमा 7:14 तक जिंदा थी। रॉय समझ जाता है अगर उसे जिमा को बचाना है तो उसके पास सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही वो उसे बचा सकता है। फिर से एक बार गेम स्टार्ट हो जाता है और वो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मार देता है, लेकिन इस बार वो बिना कुछ सोचे समझे बिल्डिंग से जंप कर देता है और वो सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है और वहाँ वो गनमैन को मारकर हेलीकॉप्टर कैप्टन से कहता है कि वहाँ से तुम जल्द से जल्द मुझे विंटर के बिल्डिंग के ऊपर लेकर चलो। बिल्डिंग के अंदर पहुँचने के बाद वो कैमरे में देखता है कि सभी कैरेक्टर विंटर के ऑफिस के पास आ रहे होते हैं। तभी वो गनमैन की बड़ी गन लेकर सभी को इकट्ठा मार देता है और उसी वक्त सभी सोल्जर को मारते मारते वो उसी टाइम पे पहुंच जाता है जिस टाइम बेड जिमा को मारने वाला होता है। रॉय उसी पल बेड को मार देता है और साथ ही विंटर को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। जिमा उसे कहती है कि तुमने कर दिखाया। दोनों जन एक दूसरे को सामने देखकर खुश हो जाते हैं। जिमा उसे तुरंत स्प्लिंटर के पास लेकर जाती है। तभी रॉय जॉय के बारे में जिमा से बात करता है। वो कहता है आजकल जॉय स्कूल बंक कर गेम खेलने जाता है। तभी जिमा उसे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। रॉय कहता है मैं मिला था उसे, वो बहुत ही होशियार लड़का है और हाँ उसे डॉग काफ़ी पसंद है, खास कर पग। सच में मैं हमारे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इतना कहते कहते रॉय जिमा से पूछता है कि इसे बंद कैसे किया जाए। तभी जिमा उसे कहती है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता, बस इसे रिस्टार्ट किया जा सकता है। जिमा आगे कहती है मैंने तुम्हारे डीएनए सैंपल को इस मशीन के अंदर लोड किया था, तो इसे फिर से रिस्टार्ट करने के लिए तुम्हें इस मशीन के कोर के पास जाना होगा। थ्योरेटिकली ये तो ऐसा ही पॉसिबल है। तभी रॉय उसे कहता है थ्योरेटिकली मतलब तुम्हें भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता। जिमा उसे कहती है मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी, मैंने बस यही सोचा था कि विंटर को कैसे ना कैसे करके रोका जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया था। रॉय कहता है तो ठीक है, तो फिर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, आगे जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। और वो मशीन के कोर के अंदर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो जिमा से ये कहता है कि मेरा बाहर वेट करना। और इसी के साथ ये बॉस लेवल मूवी ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों लॉजिकली देखा जाए तो इस मूवी का कोई सेंस नहीं बनता। ये मूवी उन लोगों के लिए बनाई है जो गेमिंग लवर है। आशा करता हूँ आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हॉलीवुड की मूवी मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।